हमने लास्ट टाइम आपके स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर एक कंडक्टर है जो कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है? आप बोल सकते हो चार्ज के फॉर्म में, या आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, है ना भाई। आज कंडक्टर तो उधर का उधर ही है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे पोटेंशियल एनर्जी? सो हमने ये भी देखा था कि स्फीयर है, उस स्फीयर पे हम चार्ज लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हैं। सो चार्ज लाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन है पोटेंशियल के फॉर्म में सेव हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज हम शुरू करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बहुत पूछा जाता है। स्फेरिकल कैपेसिटर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया वाली बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सभी टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे से समझने हैं और उसको याद भी रखना है। अब जब तक हमने स्फेरिकल कैपेसिटर लिया था तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? भाई पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इसका कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता था। कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता था। अब कैपेसिटेंस का मतलब हमने क्या देखा था? द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। भाई चार्ज को पकड़ के रखने की कैपेसिटी जो होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज को किस तरीके से पकड़ के रख सकता है, और ये प्रॉपर्टी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। लेकिन स्फीयर में क्या होता है? प्रॉपर्टी यानी कि जो कैपेसिटी है बहुत ही कम रहती है, इसलिए हमारे काम का नहीं है। दूसरी चीज कि भाई एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। भाई आज कैपेसिटर का यूज क्या देखा था कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है और जरूर पड़ने पे एक साथ सप्लाई कर देता है, यही उसका मेन यूज है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस केस में जो एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है, वो इंफिनिटी तक फैली हुई है, और इंफिनिटी तक फैली हुई है तो वो एक साथ हमें सप्लाई कैसे करेगा? और यही प्रॉब्लम्स के कारण इस पे और भी रिसर्च हुई, इंप्रोवेशंस हुए, एंड फाइनली हम लोग पहुंचे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे सॉल्व होती है वो हम देखते हैं। चलिए अब देखिए पैरेलल प्लेट में क्या किया जाएगा? दो प्लेट ली जाती है। अब वो हो सकता है कि भाई रेक्टेंगुलर प्लेट हो या सर्कुलर प्लेट हो, ठीक है। दो प्लेट ली जाएगी और दोनों को बहुत ही छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट किया जाएगा। हम उसको बोल देंगे डिस्टेंस d। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा और इन सभी पे नेगेटिव चार्ज। अब इसको याद कैसे किया जाए, इसको कैसे समझना? ठीक है, हम बोल देते कि चलो इसके पास प्लस क्यू चार्ज है और इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के वजह से जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा वो हम लिखेंगे Q बार V से। बच्चा लोग हमने लास्ट टाइम भी ये फॉर्मूला देखी थी, इसको समझा भी था कि ऊपर चार्ज क्यों आया, बिकॉज कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज है, और नीचे पोटेंशियल क्यों आया, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। और ये फॉर्मूला हर कैपेसिटर के लिए एलिजिबल है, किसी भी कैपेसिटर के आप बोल सकते हो। हमने एक और चीज या लास्ट टाइम देखी थी, भाई कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ओके बच्चा लोग, तो हम ये देख रहे थे कि ये जो कैपेसिटेंस होता है डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V। भाई चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं होता, ये किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है उसके डायमेंशन पे, डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस एंड मटेरियल। भाई इस चीज को हम आज प्रूफ भी करेंगे, इस चीज को हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे वो डायमेंशन या मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसके पहले भाई वीडियो क्लियर हो जाएगा बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। भाई पैरेलल प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए दो कंडीशंस बहुत जरूरी होती है।
भाई आप देखो स्फीयर में क्या हो रहा था कि कैपेसिटेंस बहुत ही कम मिल रहा था, तो इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया, हमने उसके बदले पैरेलल प्लेट किया। अब अगर मुझे कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो उसके लिए दो कंडीशन है, कंडीशंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई पहली कंडीशन तो ये है कि भाई एरिया, देखो इसका एरिया मैं A1 बोल देता हूं, इसका एरिया मैं A2 बोल देता हूं। सो भाई कंपलसरी A1 इज इक्वल टू A2 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, एरिया ऑफ बोथ द प्लेट्स शुड बी सेम। दूसरी कंडीशन कि भाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है D, दैट इज मच लेसर देन द एरिया। भाई इनकी प्लेट का जो एरिया होगा उसके कंपैरिजन में दोनों डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। अब भाई डिस्टेंस बहुत ही कम है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इनफाइनाइट चार्ज शीट हो जाएगी। भाई इमेजिन करो कि मैं एक चींटी को, एक कीड़ी को लेके आके इसके बीच में रख देता हूँ। अब चींटी इधर देखेगी तो भी उसको शीट दिखाई देगी, यहाँ देखेगी तो भी उसको शीट दिखाई देगी, है ना। डिस्टेंस बहुत ही कम है दोनों के बीच का, तो चींटी के लिए क्या हो जाएगा कि ये शीट जो है इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है। ठीक है, देखो बेटा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो चलता ही जाता है, उसकी लिमिटेशन होती है, बट इनफाइनाइट का मतलब है कि वो साइज वाइज कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है, तो उसको फिजिक्स में इंफिनिटी बोल दिया जाता है। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना कम होगा कि इसको हम एज एन इनफाइनाइटली चार्ज शीट के तरीके से यूज कर सकते हैं। अब भाई हमने पहले भी देखा हुआ इनफाइनाइटली चार्ज शीट, ठीक है। तो भाई ये दो कंडीशंस याद रखना। अब चलिए जरा हम प्रूफ करते हैं कि कैसे ये डायमेंशन और मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब बच्चा लोग इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्स, तो मैं बोलता हूं E2। सो भाई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट, अगर आपको याद हो तो हमने पहले निकाला हुआ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, याद है ना भाई। सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो भाई इसके कारण पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड 2 एप्सिलॉन 0 और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। भाई ये हम पहले भी कर चुके हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस। सो ये मिल गए मुझे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब बच्चा लोग अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि इसके राइट साइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड 0, इसके लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड 0। इसका मतलब ये जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज बाउंडेड बिटवीन द प्लेट्स। भाई वो दो प्लेट्स के बीच में बंधी हुई है, यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे खत्म हो रही है, बस फिनिश। अब अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड बंधी हुई है तो सीधी सी बात है बेटा पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बाउंडेड होगी। तो हमारी एक प्रॉब्लम जो स्फीयर में थी कि एनर्जी बाउंडेड नहीं है, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। चलिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन चेंज इन पोटेंशियल, है ना भाई। इसका कोई पोटेंशियल होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल लेंगे। ओके, अब भाई अगर आपको याद हो तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू E डॉट dr, याद आया कुछ? चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू E डॉट dr हम लेते थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कितना D हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ
डेल्टा पी इज इक्वल टू ई इंटू डी। डी आर मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट। हमारे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 हो जाएगा, ई डी आर cos 0 और cos 0 1 होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये लिख लिया। तो E इंटू डी। अब भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आई थी? इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। भाई सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज इंटेंसिटी। तो सरफेस चार्ज इंटेंसिटी क्या होता है भाई? चार्ज अपॉन एरिया। याद है कुछ? तो हम क्या करते हैं, इसके बदले चार्ज Q बाय A, ये एप्सिलॉन 0 और ये D। भाई ये आ गया आपका डेल्टा P, पोटेंशियल। भाई हो सकता है कि एग्जाम में कभी आपको पैरेलल प्लेट का पोटेंशियल पूछ ले, तो ये है चेंज इन पोटेंशियल फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, मैं इसके बदले ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, Q D अपॉन A एप्सिलॉन 0। Q कट क्या आ गया? ये दोनों चले जाएंगे ऊपर, सो A एप्सिलॉन 0 बाय D। तो भाई ये आ गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। एंड यहां से बेटा कहीं भी मैं देख पा रहा हूं चार्ज दिख रहा है आपको? मुझे चार्ज नहीं दिख रहा, क्या आपको दिख रहा है? नहीं। पोटेंशियल दिख रहा है आपको? नहीं। इसका मतलब C does not depend on Q या तो V, but yes it depends on dimensions, area, दोनों के बीच का डिस्टेंस D, so dimensions हो गया। एंड मटेरियल, भाई एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 मटेरियल पे डिपेंड होता है ना, परमिटिविटी। हमने इसमें भी पूरा एक लेक्चर देखा था परमिटिविटी के ऊपर, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना? तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन और मटेरियल पे डिपेंड करता है। देखो ये फॉर्मूला तो है ही है, ये तो ऑलवेज राइट है, लेकिन अगर मेरे पास चार्ज या पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और अगर मुझे एरिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो मैं इस तरीके से भी कैपेसिटेंस फाइंड कर सकता हूं। भाई अगर आपको याद हो तो स्फीयर के लिए मैंने ये वाली फॉर्मूला डिराइव की थी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, जहां पे r क्या होता था? रेडियस ऑफ स्फीयर। याद आ रहा? ये कैपेसिटेंस स्फीयर के लिए, ये कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम बचा किसी को? भाई देखिए बच्चों, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आ रहा है? एरिया अपॉन डी। हमने स्टार्टिंग में कंडीशन रखी थी, कंडीशन क्या रखी थी कि D इज मच लेस देन एरिया। इसका मतलब आपका D बहुत कम है, आपका एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो भाई जितना D कम होगा उतना कैपेसिटेंस भी तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम थी स्फीयर में कि कैपेसिटेंस बहुत ही लो है, देखो यहां भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। भाई इसीलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बहुत ही कम रखा जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या ये एनर्जी कितनी स्टोर कर पाएगा अपने पास। अच्छा, अभी कई सारे बच्चे ऐसा सवाल भी करते हैं कि सर ये जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज आया कहां से, है ना भाई? एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज, एंड सही है भाई, ये चार्ज आया कहां से? भाई ऐसा तो था नहीं कि हमने मंत्र फूका और चार्ज आ गया। तो देखो किया क्या जाता है भाई, हम इस प्लेट में से dq चार्ज उठा के इधर लेके आएंगे। एट प्रेजेंट दोनों ही न्यूट्रल है, दोनों ही न्यूट्रल है, किसी के पास कोई चार्ज नहीं। तो जब मैं पहला वाला dq चार्ज इधर उठा के आऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी, भाई अगर मैं पहला वाला dq चार्ज इधर उठा के आऊंगा तो उसमें तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहला dq चार्ज उठा के इधर आ गया तो ये प्लस हो गया। अब भाई सेकंड टाइम एक और dq चार्ज उठा के यहां से लेके आऊंगा,
भाई अब मेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों भाई? देखो जैसे मैं पहला वाला dq लेके आया तो ये पॉजिटिव बन गया और उस समय ये नेगेटिव बन जाएगा। अब जब मैं सेकंड वाला dq लेके जाऊंगा तो ये मुझे जाने नहीं देगा, अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ लेके आने में। ठीक है, सो एक और पॉजिटिव और एक और नेगेटिव आ गया। मैं एक और dq चार्ज को लेके आता हूँ। अब जब मैं एक और dq चार्ज को लेके आऊंगा तो मुझे और वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दो पॉजिटिव है, यहाँ पे दो नेगेटिव है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 जब वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो हर समय का वर्क डन अलग अलग होता जाएगा। तो एक सभी वर्क डन को प्लस कर दो तो मिल जाएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और भी है कि सर ऐसे कैसे dq लेके आएंगे? तो बच्चा देखो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे बेटा, ये दो पैरेलल प्लेट को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब भाई ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अभी तक क्या था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे तो न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहां से होते हुए इसके पास चले जाएंगे। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। भाई हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इस तरीके से हम पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट करते हैं, बट सिर्फ समझने के लिए। भाई जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि मैं यहाँ से dq चार्ज उठा रहा हूँ, यहाँ लेके आ रहा हूँ, हो एक्चुअली ये रहा है, बट सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई मैं आपको तीन सिचुएशन ले लेता हूँ। पहली सिचुएशन जब हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब टाइम 0 है। जिस समय टाइम 0 था उस समय इसके ऊपर चार्ज कितना था? ऑब्वियसली 0 है ना। स्टार्टिंग में हमने दोनों न्यूट्रल लिया था ना, ये भी न्यूट्रल, तो चार्ज कितना था? 0 था। अब भाई चार्ज 0 है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 0 होगा। सेकंड सिचुएशन, थोड़े समय बाद जब मैं थोड़ा बहुत dq लेके आ गया, उस समय क्या होगा? मान लो कि टाइम हो गया t सेकंड, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, कोई भी एक समय में मैं बात कर रहा हूँ, t सेकंड हो गया। और मान लेते हैं कि उस समय जो चार्ज इसके ऊपर आ गया वो था स्मॉल q। मान लेते हैं कि t सेकंड बाद कितना चार्ज आ गया? स्मॉल q। भाई तो इस समय पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो नहीं होगा। भाई अब जब चार्ज डेवलप है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, दोनों का एरिया a है, तो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा। और कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होती है? q/v। इस समय चार्ज कितना है? स्मॉल q, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? स्मॉल q/c। इसका मतलब इस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? q/c। ठीक है, पहली सिचुएशन जब चार्ज नहीं था। सेकेंड सिचुएशन जब थोड़ा बहुत चार्ज आ चुका था। अब थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं, t = इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है कि वो टाइम जितने में ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, 100% चार्ज हो जाएगा, वो टाइम को ले लेते हैं इंफिनिटी। तो उस समय चार्ज कितना आ गया? कैपिटल Q ले लेते हैं। भाई कितना चार्ज आ गया? इसके ऊपर +Q, इसके ऊपर -Q। तो भाई उस समय पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है भाई, इस समय स्मॉल चार्ज था, इस समय कैपिटल चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब भाई हम हमारे डेरिवेशन के लिए मैं इसको पसंद करूंगा। देखो इस समय तो सब कुछ 0 है तो इसको लेकर तो कोई फायदा नहीं। अब इस समय 100% चार्ज हो चुका है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए।
पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी कि वर्क डन जो स्टोर हुआ है, भाई हम वर्क डन करते जा रहे हैं, तो वो जो वर्क डन है वो गया कहाँ भाई, तो वो वाला वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया। तो हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखो ये इस समय की बात कर रहा हूं, इस समय की बात, भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। ये तो आपको पता ही है, ये तो हम फॉर्मूला शुरू से पढ़ते आए हैं। चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज है तो वर्क डन भी बहुत ही छोटा होगा। तो भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं dW इज इक्वल टू डेल्टा V dQ, है ना। अब डेल्टा V कितना है, पोटेंशियल कितना है इस समय, Q अपॉन C, तो dW इज इक्वल टू Q बाय C dQ। मुझे क्या करना है, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन कैसे आएगा, इसका इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन। भाई इसका वर्क डन कहां से कहां तक, तो इसका तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या चेंज हो रहा है, चार्ज। भाई देखो पहले चार्ज 0 था, इस समय चार्ज Q है, इसका मतलब चेंज कौन हो रहा है, चार्ज चेंज होता जा रहा है। स्टार्टिंग में कितना चार्ज था 0, एंडिंग में कितना चार्ज आ गया कैपिटल Q, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से Q। अब भाई इसका इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन, भाई इसका वर्क डन भी आप 0 से लेके टोटल वर्क डन W तक बोल सकते हो। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो W ही आएगा, आप चाहो तो ट्राई कर लेना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, भाई ये कैपेसिटेंस कांस्टेंट, ये तो बाहर 1/c इंटीग्रेशन Q dQ 0 से कैपिटल Q। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 1/c, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा Q²/2। भाई फॉर्मूला आपको पता ही है, x⁻n+1/2, इसका पावर 1 था तो +1, नीचे भी +1, 0 से Q 1/c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये क्या बन गया, वर्क डन इज इक्वल टू, देखो ये तो पूरा 0, ये 2 को मैं लिख देता हूं 1/2 K²/c। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं Q²/2c। सो भाई ये आ गया मेरा वर्क डन। अब भाई वर्क डन क्या है, वर्क डन कुछ भी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद आया कुछ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। अब चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क डन कितना आ गया Q²/2c। अब भाई इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल में पोटेंशियल 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो 0 होगी, इसका मतलब ये कट गया, बचा क्या, फाइनल इज इक्वल टू Q²/2c। भाई बच्चों अगर आपको याद हो तो यही फॉर्मूला हमने स्फीयर के लिए भी डिराइव की थी, सेम टू सेम। इसका मतलब एनर्जी चाहे कैपेसिटर कोई भी हो, स्फेरिकल हो, पैरेलल हो, एनर्जी हमेशा सेम रहती है, सेम रहेगी, चार्ज पे डिपेंड करेगी ना। आज स्फीयर का कैपेसिटेंस बहुत ही लो, मतलब उसकी चार्ज को पकड़ के रखने की कैपेसिटी बहुत ही लो, तो चार्ज बहुत ही कम हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि उस केस में पोटेंशियल भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इन स्फीयर इज मच लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा बच्चा लोग अगर आपको याद हो तो हमने इसके साथ साथ इसके और भी 2 फॉर्म निकाले थे, ये Q और C के फॉर्म में है। अगर मुझे Q और V के फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करते थे, यहाँ पे C के बदले वो फॉर्मूला पुट अप कर देंगे, C इज इक्वल टू Q/V, ये हम देखा था ना। सो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे Q/V पुट अप करेंगे तो आंसर आ जाएगा ½ QV। और अगर मान लो मुझे C और V के फॉर्म में चाहिए तो कुछ समय आंसर आता था CV², यानी कि हम क्या करेंगे, Q के बदले CV पुट कर देंगे, तो C² V², CC कट और ये
1/2 cv²। ठीक है, तो ये तीनों पोटेंशियल की ही फॉर्मूला है, एक Q और C के टर्म्स में, एक Q और V के टर्म्स में, और एक C और V के टर्म्स में, वही फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। भाई अब आपको ये प्लेटें दी हुई है, और कहा जा रहा है कि इसकी ब्रेड्थ b है, लेंथ l है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d दे रखा है। फाइंड कैपेसिटेंस। तो भाई कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होती थी? बोलिए 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 जल्दी। एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, ये हमने फॉर्मूला देखी थी कैपेसिटेंस की। अब भाई एरिया क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्लेट है तो एरिया l into b हो जाएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d। खत्म, फिनिश। अगर मान लो कि इसमें सर्कुलर प्लेट है, अगर प्लेट सर्कुलर है और उसका रेडियस बोला हुआ है स्मॉल r, तो इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस, भाई इन दोनों को x डिस्टेंस की दूरी पे रखा जा रहा है। सो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला तो वही रहेगी, एप्सिलॉन 0 a/d। एप्सिलॉन 0 एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया πr² अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस x। ठीक है, अब आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू दी होगी, सिंपली वैल्यू पुट अप करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सी चीज है। भाई एक कॉन्सेप्ट और हमें देखना है, ध्यान से देखना, एक और कॉन्सेप्ट हमें देखना है। फोर्स ऑन वन प्लेट of capacitor due to another plate। अब बच्चा लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। तो सीधी सी बात है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। देखिए ये मैंने दो प्लेटें ले ली, इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इस पे हमने नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस वापस क्या ले लिया हमने d। अब भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे ही ना। सो हमें वही फाइंड करना है, फोर्स ऑन वन प्लेट, किसी एक प्लेट पे दूसरे प्लेट के कारण। भाई तो मैं सपोज करता हूं, चलिए ये नेगेटिव प्लेट है ना, इस पे मैं फोर्स फाइंड करता हूं। अब भाई इसकी डायरेक्शन में फोर्स कहाँ होगा? देखो बच्चा, सबसे पहले हम क्या पता लगाते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो ये आ गई मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड, originates from positive charge, terminates to the negative charge। याद आया कुछ? अब भाई हमने एक और चीज सुनी भी है, ये मतलब पढ़ी भी है कि फोर्स ऑन नेगेटिव इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। F, चलो मैं इसको बोल देता हूं 2 1, इसको प्लेट नंबर 2, इसको प्लेट नंबर 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1, F21, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1। भाई फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? Q into E। हमको पता है भाई, देखो मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहा हूं, चार्ज को हमको साइन के साथ ही रखना है। अभी तक हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ी है पोटेंशियल की, जहां पे हम चार्ज को उसके साइन के साथ रखते हैं। अब यहाँ पे साइन का कोई मतलब नहीं, वो खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमको पता है कि फोर्स जो है ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है भाई, यहाँ पे चार्ज कितना है? कैपिटल Q। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है? भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सी चाहिए? इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू 2। भाई इसके कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, इसके कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। हमें यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिकल फील्ड रखनी है? इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ 2। इसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इसके अक्रॉस फोर्स किस पे लग रहा है? इस पे लग रहा है ना, तो जिस पे फोर्स लगेगा वो वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी?
इनफाइनाइटली चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, हमने अभी 12 मिनट पहले देखा था, सो उसको यहां रख देते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो बच्चों लोग ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर। अब बच्चों लोग कई बार है ना आपको यहाँ पे वर्क डन भी बोला जाता है, फाइंड द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो उस समय क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम यहां से यहां पे लेके आए तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, F21। फोर्स की फॉर्मूला क्या आ गई, सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 इनटू D। बस पिक्चर ओवर, सिग्मा QD अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गया आपका वर्क डन, एक को यहां एक किसी चार्ज को यहां से यहां लाने का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये मेनली याद रखना बहुत जरूरी है, वर्क डन। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको भाई चलो ये याद रखना, फोर्स कितना आया था, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर कितना आया था, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 फोर्स था। ठीक है, चलिए अब भाई आपको एक क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक इनिशियली ये प्लेट जो है वो d डिस्टेंस की दूरी पे है और लेटर ऑन उसको कुछ समय बाद हम क्या करते हैं, देखो ये वाली को है ना हमने फिक्स करके दिया, जो प्लेट वाला है उसको फिक्स कर दिया। अब प्लेट 2 को हम खींच के पीछे लेके जा रहे हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया डबल। ये अभी भी फिक्स है, जो प्लेट 1 है वो फिक्स है और प्लेट 2 को हम खींच के पीछे लेके जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस हम डबल कर रहे हैं। तो फाइंड द वर्क डन by external agent in bringing one plate away by its या making its distance double, making the distance between plates double। ठीक है, अब चलो यहाँ पे वर्क डन जो है वो चार्ज का नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे वर्क डन पूछा जा रहा है कि अब सीधी सी बात है बेटा, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब उस अट्रैक्शन के कारण मुझे लग रहा है इसको पीछे लेके आना है, तो सीधी सी बात है, एक मिनट होल्ड करना। ओके, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई वर्क डन चार्ज का नहीं फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है कि इस प्लेट को दूर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सीधी सी बात है भाई, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस फोर्स को तोड़ते हुए मुझे इसको पीछे लेके आना है, इसका मतलब मुझे कुछ तो एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी और एनर्जी को हम वर्क डन ही कहते हैं। तो भाई जैसे कि हमने अभी भी फाइंड किया, देखो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा इस सब को सॉल्व करने की, दो मेथड। फर्स्ट मेथड जो कि बहुत ही इजी है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स कितना लग रहा था इसके ऊपर, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और भाई दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2d। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2d, तो देखो 2 2 कट, क्या आंसर है सिग्मा Q सिग्मा d अपॉन
एप्सिलॉन 0। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड ट्राई करते हैं। भाई मुझे वर्क डन फाइंड करना है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस सीधी सी बात है बेटा, इस समय की पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा था? कैपेसिटेंस पे, है ना। U इज इक्वल टू 1/2 Q बाय C स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है। अब इस समय कैपेसिटेंस कम था, इस समय कैपेसिटेंस ज्यादा था, इस समय कम हो जाएगा। क्यों? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सिग्मा A बाय D। डिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब इस समय पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, इस समय पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। So by change in potential energy is equal to positive work done by external agent, है ना, हमने पढ़ रखा है ये। अच्छा, change in potential energy मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। मुझे यही वर्क डन फाइंड करना है। अब भाई इनिशियल में कितना था? देखो फाइनल मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला हमने क्या देखी थी? हाफ Q बाय CI स्क्वायर। भाई देखो इस समय जितना चार्ज था, चार्ज अभी भी उतना ही है, Q चार्ज, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो गया। तो इस समय जितना पोटेंशियल था, सॉरी ये फाइनल है ना, इस समय जितना कैपेसिटेंस था वो हमने ले लिया फाइनल कैपेसिटेंस, माइनस 1/2 Q बाय CI स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल के समय इनिशियल, फाइनल के समय फाइनल। ये दे देगा हमें वर्क डन बाय द एक्शन ऑफ। ओके, अब एक कैपेसिटेंस की भी फॉर्मूला रख देते हैं। चलिए, सो वर्क डन इज इक्वल टू, देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 1/2 Q कॉमन निकाल लेता हूं। बचा क्या अंदर? 1/CF स्क्वायर माइनस 1/CI स्क्वायर। ओके, 1/2 Q बाय C स्क्वायर। ओके भाई, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होती है बेटा? कैपेसिटेंस की फॉर्मूला यहां पे लिखी है, एप्सिलॉन 0 A बाय D उसका स्क्वायर माइनस 1/एप्सिलॉन 0 A बाय D। अब बच्चा पहले डिस्टेंस कितना था? D था, फाइनल में डिस्टेंस कितना है? 2D, तो मुझे यहाँ पे 2D लिखना पड़ेगा। कैपेसिटेंस की फॉर्मूला में क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो फाइनली 2D था। ओके, अब हम क्या करते हैं, 1/2 देखो एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर A का स्क्वायर, इसको भी बाहर ले लेते हैं, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर A स्क्वायर, इन दोनों को क्या किया? कॉमन ले लिया। बचा क्या है यहाँ पे? 1/1/2D होल स्क्वायर माइनस 1/1/D का होल स्क्वायर। आपको समझ आ रहा है? एप्सिलॉन 0 स्क्वायर A स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर A स्क्वायर, उसको मैंने कॉमन ले लिया। सो यहाँ क्या बचा? 1/2D का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? 1/D का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये तो ऐसा कैसे रहेगा? Q/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर A स्क्वायर यहाँ पे 1/4D स्क्वायर, 4D स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, माइनस इसमें D स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, 3D स्क्वायर Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर। ठीक है, ये आया आंसर। एक मिनट, अच्छा अरे भाई एक मिनट यहाँ पे प्रॉब्लम कर दी भाई। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय C। हाँ, ओहो आप में से भी कोई बताता नहीं।
भाई ये पूरा ही हमारा प्रॉब्लम हो गया। भाई जब वापस जाना तो देखो क्यू स्क्वायर अपॉन सी, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर, सी के ऊपर स्क्वायर नहीं, क्यू के ऊपर स्क्वायर, सो क्यू स्क्वायर बाय सी एफ, क्यू स्क्वायर बाय सी आई। अब वापस वही चीज कर लेंगे भाई, ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2 उसको तो हमने कॉमन निकाल लिया, अब बचेगा क्या, 1 बाय सी एफ माइनस 1 बाय सी आई, क्यू स्क्वायर बाय 2, वापस वही फॉर्मूला, फाइनल में एप्सिलॉन 0 a बाय 2d माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 a बाय d q स्क्वायर बाय 2। देखो कॉमन क्या आ जाएगा, ये 2d ऊपर माइनस ये d ऊपर, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन 0 a, 2d माइनस 1d, 2 माइनस 1 1, q स्क्वायर d अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 a। भाई ये आ गया मेरा आंसर। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हमने क्या सोचा किया, एक सेकंड, हमारा आंसर सेम आया, कैसे बच्चा, इसमें देखो क्या है, सिग्मा है, क्या उसमें सिग्मा है, नहीं, सिग्मा मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज इंटेंसिटी, और उसकी फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं q बाय a, तो यहाँ पे सिग्मा के बदले q बाय a रख देते हैं, चलिए q अपॉन a d, और ये आ गया सिग्मा, तो ये क्या हो गया q स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैं देखो ये 2 कटेगा नहीं, सॉरी, बिकॉज डिस्टेंस का देखना है, यहाँ का देखना है हमको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना लगेगा, इस समय कितना फोर्स था और इस समय कितना डिस्प्लेसमेंट था, सो ये q इनटू q, q इनटू q, q स्क्वायर, भाई ये दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है नीचे, थोड़ा बहुत दिख रहा है सर, 2 बचेगा नहीं तो यहाँ पे 2 और 2 भी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो देखो q इनटू q, q स्क्वायर, भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है नीचे इसलिए, q स्क्वायर d अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 a। देखो आ गया दोनों सेम, भाई ऑब्वियसली बच्चा लोग ये इतने छोटे से में पूरा हो गया और ये इतना बड़ा करना पड़ा, जस्ट बताने के लिए कि भाई कॉन्सेप्चुअली दोनों चीज पॉसिबल है। अब आप फोर्स की मदद से करो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की मदद से करो, दोनों सेम रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ आया बेटा यहाँ तक। अब भाई अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो हमने अभी तक क्या देखा कि पैरेलल प्लेट पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन अगर चार्ज इक्वल नहीं है तो व्हाट इफ द चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स इज नॉट सेम। भाई मान लो कि हमारे पास 2 चार्ज है, सॉरी 2 प्लेट है, एक पे हम ले लेते हैं चार्ज Q1, दूसरे पे हम ले लेते हैं चार्ज Q2। अब यार ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बच्चा यहाँ पे होगा क्या कि जो टोटल चार्ज है वो प्लेट के दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीधी सी बात है ना बेटा। आप मान लो अगर ये प्लेट है और इस पे बोलता हूँ कि इस प्लेट पे टोटल चार्ज Q है, तो कैपिटल Q में से थोड़ा चार्ज ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा चार्ज ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने पढ़ रखा है कंडक्टर के अंदर चार्जेस हमेशा सरफेस पे होते हैं, अंदर नहीं होते, ये हमने पढ़ा हुआ है। और ये कैपेसिटर क्या होता है, एक तरह का कंडक्टर है, इसका मतलब ये जो 2 प्लेटें हैं ये कोई ना कोई कंडक्टर होगी, तो कंडक्टर के थोड़ा सा चार्ज ये सरफेस पे होगा, थोड़ा सा चार्ज ये सरफेस पे होगा, ठीक है भाई। वैसे तो इसकी पूरी मेथड है, बट मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा। भाई इन दोनों का प्लस करो, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, इतना चार्ज इस प्लेट के अंदर वाली सरफेस पे होगा। आज अगर मान लो दो प्लेट है,
तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं इस अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, जो प्लेट का सरफेस अंदर है। क्या आएगा, इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये वाले प्लेट के अंदर इसका नेगेटिव माइनस Q1 प्लस Q2 बाय, सॉरी इसका 2 नहीं आएगा, जस्ट अ सेकंड ना, हाँ नहीं 2 आएगा बराबर, और ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। सो देखो कैपेसिटर में क्या चाहिए था, एक पॉजिटिव चाहिए था, एक नेगेटिव चाहिए था, बन गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब बाहर क्या चार्ज आ जाएगा, भाई थोड़ा चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो बाहर क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है Q1 में से इसको माइनस कर दो, भाई टोटल चार्ज था Q1, इतने में से इतना चार्ज इसके अंदर आ गया, सो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लूंगा 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2, 2 माइनस 1 1, यहाँ ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2 तो रहेगा ही रहेगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2, तो इतना चार्ज इसके बाहर आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, Q2 माइनस ये कर देंगे, Q2 माइनस माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। ये सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ, ये सब याद रखना है आपको, तो याद डायरेक्टली यही रखना है, अंदर कितना चार्ज आएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 2Q2 माइनस माइनस प्लस Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, सो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, देखो आपको एक्चुअली ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं इसका एक एग्जांपल कराता हूँ, बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट है। भाई सपोज करो कि आपको 2 प्लेट दे रखी है और कहा जा रहा है कि इस पे 7 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। अब हमको बोला है कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला होती है Q बाय V। Q मतलब कौन सा, टोटल जो होना चाहिए, भाई टोटल का मतलब होता है कि इसके अंदर की तरफ कितना चार्ज है। सो हमने क्या देखा था, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो 7 प्लस 4 11, एक काम कर लेते हैं यहाँ पे 5 ले लेते हैं, चलिए, तो 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, यहाँ पे 6 पूरा आ जाएगा, 7 माइनस 6 1, और इधर कितना हो जाएगा, इसका नेगेटिव, तो माइनस 6 पूरा। हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, अंदर 6 कूलम आ गया, तो बाहर कितना आएगा, 7 माइनस 6, ऑब्वियसली बात है, तो इसका तो काम पूरा हो गया। अब इस पे माइनस 6 है, तो इसके बाहर कितना आएगा, भाई 5 माइनस माइनस 6, यानी ये आ जाएगा 11 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अंदर वाले सरफेस पे तो चार्ज इक्वली रहेगा। तो इसका मतलब कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो उतना का उतना ही रहेगा। भाई कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज जितना भी आवे ना, कैपेसिटेंस को क्या करना है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर चार्ज अलग अलग है तो क्या कैपेसिटेंस पॉसिबल है, क्या कैपेसिटर बन सकता है, तो यस कैपेसिटर बन सकता है, बिकॉज कैपेसिटर बनाने के लिए एक ही कंडीशन है कि भाई ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो भाई ऑपोजिट चार्ज है और इक्वल भी है, बस फिनिश। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग, ठीक है बच्चा लोग। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। हमने आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में देखा, उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी रहती है, उसकी क्या कैपेसिटेंस रहती है वो देखा, क्या फोर्स लगेगा वो देखा, और अगर डिस्टेंस चेंज करना हो प्लेट्स का तो वर्क डन कैसे फाइंड करना है वो देखा। एंड फाइनली हमने देखा कि अगर चार्जेस इक्वल ना हो तो क्या कैपेसिटर पॉसिबल है, तो उसका आंसर है यस पॉसिबल है, बिकॉज कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पे या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर।